नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, इन दिनों डोगरा विरासत को लेकर के जद्दोजहद चल रही है और डोगरा सदर सभा जो है इसको लेकर के संघर्ष कर रही है। हाल ही में हाई कोर्ट की भी डायरेक्शन आई है कि आखिरकार सरकार बताए कितना टाइम लगेगा इसके संरक्षण को लेकर के, इसके रेनोवेशन को लेकर के कितना टाइम लगेगा। तो हमने इस बाबत डोगरा सदर सभा के चीफ गुलचैन सिंह चाड़क से बातचीत की। साथ साथ आपको बताते चले कि डीडीसी के वाइस चेयरमैन और चेयरमैन के इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें हमने हकीम मोहम्मद यासीन जो पीडीएफ के चीफ हैं उनसे बातचीत की और पीडीएफ चीफ का क्या कहना है आइए बताते हैं। तो दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं डोगरा सदर सभा के चीफ और फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर गुलचैन सिंह चाड़क। लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। चाड़क साहब, आपकी हाल ही में एलजी से मीटिंग भी हुई डोगरा सदर सभा की और उसके बाद कोर्ट का डायरेक्शन भी आया कि जो मुबारक मंडी परिसर है उसमें कितना और टाइम लगेगा ये सरकार को बताना होगा। क्या कहेंगे आप? देखिए विनोद जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये बड़ा प्रेस्टिजियस हेरिटेज है जी, सिर्फ डोगरों का नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर का जी। और यहाँ जो एक्सपर्ट्स आए थे जब वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी जी, उन्होंने तो ये कहा था कि वर्ल्ड में बहुत कम ऐसे हेरिटेज हैं जितना ये प्रेस्टिजियस हेरिटेज है जी। तो ये इसको किस तरीके से हम रेस्टोर करें, कैसे प्रिजर्व करें, उसके लिए एक बड़ा लंबा संघर्ष हम लोगों ने किया जी। अब ये हुआ कि एक तो डोगरा सदर सभा की तरफ से हमने, एक हमारे मेंबर हैं छतर सिंह, उनकी तरफ से हमने लीगल कोर्स अडॉप्ट किया और हाई कोर्ट के अंदर केस किया था कि उसका संरक्षण या तो बिल्कुल नहीं हो रहा, अगर हो रहा है थोड़ा बहुत किसी कोने में है तो बहुत स्लो स्पीड से हो रहा है और इसमें कई 100 साल लग सकते हैं जी। और उस पर तो मैं स्वागत करता हूं, जैसे आपने खुद कहा जी। उस पर जो फैसला हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फैसला किया वो बहुत अच्छा, बड़ा टाइमली फैसला है। बेशक 10 साल हमें लग गए लेकिन अब भी वो वक्त है जी। और दूसरा, ये जो आपने मीटिंग का जिक्र किया है जी, ये एक और प्रयास हमने किया कि जम्मू सूबा के जितने हमारे डोगरा शख्सियतें हैं, बड़े ऊंचे पदों पर रहे हैं जी, और वो एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर डोगरा सदर सभा जो ऐतिहासिक जमात है तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई डोगरों की जी, वहाँ उनको हमने 23 जनवरी को रिक्वेस्ट की थी कि आप आएँ। बड़ी मुश्किल में इस वक्त हमारा हेरिटेज है और मुझे खुशी है वहाँ 94 लोग आए और जिसमें वाइस चांसलर्स थे, जिसमें रिटायर्ड जजेस थे, जिसमें रिटायर्ड जनरल्स थे और जिसमें रिटायर्ड एजुकेशनिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर्स, आईपीएस, आईएएस अफसर थे। पहली दफ़ा इतनी डोगरा मूर्तियों का हमें चेहरे देखे कि 94 लोग, मदब्बर लोग पूरे जम्मू सूबे के 23 जनवरी को दोपहर के बाद डोगरा हॉल के अंदर इकट्ठे हुए जी। और वहाँ पर बड़ी शिद्दत से इस पर डिस्कशन हुई कि अगर ये हमारी तारीख तो आगे स्टार्ट हो चुकी है जी, जिस तरीक़ा से रियासत बनाई, बचाई, चलाई, हजारों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी, इतनी खूबसूरत रियासत को आज तबाह की डगर पर हमने खड़े कर दिया। हमारा हेरिटेज गया, हमारी हिस्ट्री गई, हम क्या करें जी। और विनोद जी, उस दिन बहुत अच्छे विचार लोगों के आए और एक आवाज़ से इन 94 लोगों ने कहा कि हमारे नाम लिखिए, हमारे साइन करवाइए, जिसमें चीफ सेक्रेटरी से रिटायर्ड थे, बाकी थे जी। और वो पटिशन हमने भेज दिया, हमने ऑनरेबल गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, टूरिज्म और कल्चर मिनिस्टर को और ये जो ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर है दिल्ली में, इनको भेज दी जी। और उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारी सुनो, इस तरफ देखो। अगर आपने डिमोट किया स्टेट को इसलिए कि स्टेट के अंदर जो चीजें नहीं चल रही वो चल सकें अच्छी तरह से, हमने उसका स्वागत किया जी। लेकिन एलजी के साथ जो मीटिंग थी उसमें क्या बिंदु आपने रखे, क्या इम्पोर्टेंट था उसमें? हाँ, मैं वही आपसे अर्ज करता हूँ कि फिर उसके बाद हमें मैसेज आ गया दिल्ली से कि आप दिल्ली पहुँचो और वहाँ के टूरिज्म और कल्चर मिनिस्टर साहब का मैसेज आ गया। तो 30 जनवरी को हम वहाँ चले गए। 31 से लेकर 2 तक कल्चर मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर
और ये टूरिज्म मिनिस्टर से और इनके अफसरों से बहुत डिटेल में मीटिंग हुई, शायद उन्हीं के तरफ से कन्वे हुआ हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जी। और मैं वापस पहुंचा तो 3 को इनका मैसेज आ गया कि 4 को आप जल्दी पहुंचो राजभवन में जी। तो 4 को जो मीटिंग हुई है उसमें यही चीज़ें जो मेमोरेंडम सबमिट किया था पूरे डुग्गर प्रदेश के उन शख्सियतों की तरफ से भी और डोगरा संसद से, उस पर डिटेल में डिस्कशन हुई। तो उसमें हमने विनोद जी मांगे ये रखी हैं। पहले इनको ये कहा कि एक तो आर्काइव्स के अंदर जो 7 लाख से ऊपर फाइल है उसको बचाओ। हाई कोर्ट ने अब फैसला कर दिया है और अब जो जवाब आप दे रहे हो ऑन स्पॉट विजिट करके एक एक चीज़ देखकर जवाब दो, कहीं गलत ना हो। और तीसरा हमने कहा कि जो करोड़ों अरबों रुपए की पेंटिंग्स सड़ रही हैं और वो चीज़ें बाकी आर्टिफैक्ट्स ख़राब हो रहे हैं, उनके संरक्षण के बारे में क्या है, क्या करना है, ये भी कब तक करना है, ये भी आप हमें भी बताओ और हाई कोर्ट में भी लेके जाओ। और उन्होंने वायदा किया कि मैं बिल्कुल ये कर रहा हूँ, सबको हिदायतें दे दी हैं और जब ये क्लियर हो जाता है तो हम हाई कोर्ट का भी जवाब देंगे। और मैंने एक बात और कही, मैं कहा ये शहरदार जो हमने बुलाए हैं आम शहरदार नहीं हैं, ये सपना देख रहे हैं सब कि जिस दिन ये हेरिटेज बन जाएगा, लाइट एंड साउंड प्रोग्राम शाम को चलेगा, करोड़ों यात्रु यहाँ खिंचा हुआ आएगा, तो दुनिया भर के स्कॉलर यहाँ रिसर्च करने के लिए मुबारक मंडी के अंदर आएंगे, जम्मू की शक्ल बिगड़ जाएगी, बन जाएगी, आज जो वीडियो शक्ल है वो ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने इस बात को मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने हमारे डेलीगेशन को पूरा अश्योर किया, लंबा टाइम दिया उन्होंने डिस्कशन के लिए, अश्योर किया कि हम ये सब करेंगे, हम टीमों को सबको बुलाते हैं जी। ये बात उस दिन हुई है जी जी। लेकिन एक बात हमने विनोद जी और जोड़ी, हमने ये कहा कि अगर वाकई यहाँ एक देशभक्ति का अभाव रहा है, एंटी नेशनल फोर्सेस जो हैं वो सिर उठाती रही हैं, हमारे सुझाव ये है कि जैसे बलिदान स्तंभ जम्मू में बना है, एक शानदार बिफिक्टिंग मेमोरियल डल लेक के पास बनाओ, जितना टूरिस्ट बाहर का आता है यहाँ का आता है वो आकर पढ़ेगा कि ये स्टेट कैसे बनी थी, हजारों डोगरों ने कुर्बानियाँ देकर ये कैसी खूबसूरत रियासत बनाई थी, यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का भाईचारा है। नहीं, चाणक्य साहब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट दस्तावेज हैं जिनका संरक्षण बहुत जरूरी है, उसको लेकर के क्या आपकी राय है और क्या सरकार का नजरिया है? देखिए, आर्काइव्स के अंदर जैसे मैंने कहा 7 से 8 लाख फाइल है जी, सारी ट्रीटीज वहाँ पर हैं, सारे रिफॉर्म्स वहाँ पर हैं, सब कुछ 300 साल से वो रिकॉर्ड वहाँ इकट्ठा हो रहा है जी। हमने ये कहा कि आप इसको पूरे रिकॉर्ड को डिजिटाइज करवाइए जी, और क्योंकि आस्ता आस्ता वो फाइलें फटती जा रही हैं, एक एक कागज आटे की तरह बनता जा रहा है जी। इसको बचा लीजिए, इसको बाकायदा डिजिटाइज करवाइए और इसका जो पेज रखने हैं, एक एक पेज जैसे बाहर लंदन में कहीं भी चले जाओ, उन्होंने रिकॉर्ड अपना कैसे मेंटेन किया है, पूरे लैमिनेशन करवा के वो रिकॉर्ड इसलिए कैसे रखो। तीसरा, उसके लिए जो ये मुबारक मंडी तो बाहर ले नहीं सकते, कुछ लोगों ने शरारत की कि वो इसको हाई कोर्ट का नाम लेकर जो भी हुआ, गलत रिपोर्ट हाई कोर्ट को मिली कि वो कला केंद्र में कोई 44,000 फाइल ले गए। हम जाके खड़े हो गए कि आप क्या कर रहे हो, ये हमें कुछ नहीं मिलने वाला। और मुझे खुशी है कि उसके बाद वो रोक लिया गया और हमारा अब ये कहना है कि उस 44,000 फाइल को भी यहाँ लाइए और इन सब फाइलों को किस तरीके से प्रिजर्व करना है, उसके लिए दिल्ली में दुनिया भर के जो स्पेशलिस्ट हैं वो बैठे हुए हैं, जो ट्रेंड लोग हैं बैठे हुए हैं, उन जो लोग हैं उनको बुलाइए और उनको जो स्पेशलिस्ट लोग हैं इस काम के लिए उनकी हेल्प लीजिए और इसको बाकायदा तौर पर प्रिजर्व करिए। तो गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये कहा है कि बिल्कुल मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ कि इसी तरीक़ा से इस पूरे रिकॉर्ड को, इसका संरक्षण कैसे करना है, कैसे बचा के रखना है, हम यही करने जा रहे हैं। हमें इस बात की बहुत खुशी हुई। चाणक्य साहब, अभी कभी आपको इस चीज़ का आभास हुआ, कभी ऐसी डाउट हुआ कि कुछ सामान जो बेशकीमती सामान है, वक्तन वक्तन जो सरकारें आती रही, हेल्म ऑफ द अफेयर पे जो लोग थे उन्होंने वहाँ से निकाल लिया, क्या इसकी जांच होनी चाहिए, क्या आपको लगता है?
देखिए, ये बहुत नाजुक इशू आपने छेड़ा है जी। और बहुत इम्पॉर्टेंट, शायद ये हमारे बहुत से लोगों को पता नहीं। आपने बड़ी शानदार बात कही है। जी। देखिए, इस मुबारक मंडी के अंदर 18 दफ़ा आग लगी है। जी, वो आगे से नहीं लगी। जी जी जी। वो आग लगी थी कुछ ना कुछ यहाँ का जलाने के लिए। जी। चाहे वो तोशाखाना के अंदर लगी, चाहे बाकी जहाँ जहाँ भी रिकॉर्ड था, जहाँ जहाँ अच्छी पेंटिंग्स थी, चित्रकारी थी, उसको तबाह करना था। या जो गोल जब हमारे ये जो पैलेसेस हैं पीछे, जिनको देख के आदमी दंग रह जाता है, वहाँ का आर्किटेक्चर देखकर, शायद उनको तबाह करना था। इसीलिए जो आपने पूछा, 18 दफ़ा आग लगी पिछले 70 सालों में। हम यही पूछ पूछ के थक गए कि हर आग लगने के बाद आपकी इंक्वायरी कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट कहाँ है? उस इंक्वायरी कमेटी ने क्या कहा कि आग कैसे लगी, क्यों लगी, और उस आग लगने से नुकसान क्या हुआ? हम तड़पते रहे, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं मिली। बहुत अच्छी बात की आपने कि हमने आज ये भी मांग की है कि पीछे साजिशें होती रहीं। अब तो सेंटर के पास ये यूटी के इस तरीके से उस शेप में उसके पास ये पूरी रियासत एक्स-वाई स्टेट गई है। वो रिपोर्टें तो कम से कम निकालो कि 18 दफ़ा जो आग लगी थी किसने लगाई, नुकसान क्या क्या हुआ और उसका आउटकम सज़ा किसको मिली। एक बात उसके साथ और जो आपने जो पूछा उसका जुड़ी, वो है हमारा दरबार आम। जी। वो जो पार्क है मुबारक मंडी के सेंटर में, उसको दरबार आम कहा जाता है। और वहाँ पर एक तो राज तिलक होता था जी, और दूसरा वहाँ राजे महाराजे अपना दरबार लगाते थे, गरीबों की सुनते थे, इंसाफ करते थे। वो एक ऐसा हेरिटेज है जिसकी अपनी एक कहानी है पीछे। एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को हिंदू राजा कैसे चलाता था, कैसे इंसाफ करता था। विनोद जी, आप हैरान होंगे, हेरिटेज के रूल्स के मुताबिक हेरिटेज के साथ हथौड़ा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वो जेसीबी लगा के तोड़ा। गलियां बड़ी छोटी हैं, या तो फिर पार्किंग कोई व्यवस्था अलग से बनानी पड़ेगी। जो टूरिस्ट आएंगे उनको स्पेस भी चाहिए, उसके लिए क्या बात आपने की? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ये भी कन्फ्यूजन बना हुआ। आप आज आपके माध्यम से मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा। ये एक मास्टर प्लान बना हुआ है जी। कंसल्टेंट्स ने, एक्सपर्ट्स ने मास्टर प्लान बनाया है। पहले तो इंटेक ने बनाया, अब उसके बाद कंसल्टेंट आए जी। और वो मास्टर प्लान में सब जिक्र है जी, कहाँ किस तरीका से क्या होगा। ये सारा मोहल्ला जो एरिया पक्की टक्की का है विनोद जी, ये सारा का सारा हेरिटेज है। आप देखोगे यहाँ जहाँ ऐसे हेरिटेज हैं, आसपास की गलियों में, मकानों में, दुकानों को भी उसके साथ मिलाने के लिए गवर्नमेंट ने अपना पैसा खर्च करके उसकी शेप ऐसे बना दी। वो सारी प्लानिंग है। ये इवन गंडोला भी जो तैयार किया था, आपको पता होगा, शायद नहीं भी पता होगा कि ये गंडोला हमने उस पूरी जो बड़ी प्लानिंग थी उसमें ये था कि ये गंडोला मुबारक मंडी के पास लगेगा, ताकि यहाँ जो आएगा टूरिस्ट वाले मुबारक मंडी के अंदर देखेगा, सारा देखने के बाद, पूरी हिस्ट्री जानने के बाद इसी गंडोला से चला जाएगा पार, बहु फोर्ट जाएगा, उस किले को देखेगा, माता के मंदिर जाएगा, बागे बहू जाएगा, माता महामाया जाएगा, उन जंगलों की तरफ जाएगा। ये रौनक लगी रहेगी। लेकिन गंडोला भी 1.5 किलोमीटर नीचे जाकर उसका फाउंडेशन स्टोन रखा, उसका बेस बनाया, जो मैं समझता हूँ कि मुबारक मंडी को इग्नोर करने की कोशिश की है। आज इसकी जो पीछे स्लोप्स हैं वो भी इस प्लानिंग में है जो आपने पूछा है। वो स्लोप जा रही हैं। जब मैं मंत्री था, मैंने दिल लगा के सारे इंजीनियर्स को रिक्वेस्ट की कि भाई एक काम ऐसा कर जाओ, इस स्लोप को बचा लो, ये पहाड़ी बच गई तो ये मुबारक मंडी हमारा ये खजाना बच जाएगा। तो वो शॉर्ट क्रेटिंग की थी और उन्होंने कहा 10 साल कुछ नहीं होगा। आज वो भी 20वां साल चलने लगा है, वो भी वहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं किया। तो हम ये मांग कर रहे हैं आपके माध्यम से, जो सारी बातें आप पूछ रहे हो, इनका एक ही जवाब है। एक तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, हमारी सेंटर की सरकार सारा क्लियर करके एक रिपोर्ट बनाए। दूसरा, हमने कल ही 3100 रुपया देकर हमने कहा वो कॉपी दो हमें, जो मेन इसकी मास्टर प्लान बना है। तो उन्होंने कहा जी आपको पैसे देने पड़ेंगे। हमने अपने से कल 3100 रुपया जमा करवा के अब वो मास्टर प्लान की कॉपी ली है। अब हम कह रहे हैं कि उसको हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इनको भी कहते हैं हम
कि उसी जी, दरबार जी। आम पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से पूरे शहरदारों को बुलाओ, जी। दिखाओ कि ये हम बनाने जा रहे हैं। जी, जी, तो ये जी। सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही जी, हैं। जी, एक जी। और बात मैं कह दूं जो आपने पहले पूछी थी, जी, वो ये थी कि यहाँ आग लगी, उसके साथ साथ ये भी हुआ कि इस आर्काइव से बहुत इम्पॉर्टेंट फाइलें, इवन चशूल जो ट्रीटी चाइना के साथ हुई थी, डोगरे और मरे थे, फिर ट्रीटी हुई थी, आज इनको काम आ सकती है, वो फाइल भी नहीं मिल रही। और 700 फाइल ऐसी है, ऐसी जो मुझे पता लगा कि वो फाइल कहाँ एंट्री नहीं हुई है, जी, पता नहीं जी, क्या क्या जी, साजिश जी, है, कितनी जी, चोरी जी, वहाँ हुई है, जी। ये आज इन्होंने निकालनी चाहिए। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया चाणक्य साहब, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया विनोद जी, बहुत शुक्रिया। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हकीम मोहम्मद यासीन, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, कश्मीर की सियासत पे काफी पैनी नजर रखते हैं। हकीम साहब, आपका स्वागत है। हकीम साहब, कल जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इलेक्शन हुए, विपरीत रिजल्ट आए उससे। किसी ने नहीं सोचा था कि अपनी पार्टी शोपियां से जीत जाएगी और कैपिटल सिटी श्रीनगर में भी, जिले में भी वो अपना वाइस चेयरमैन बना पाएगी। लेकिन हकीम साहब, बीजेपी का समर्थन देना, वो किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, आपको ये मालूम है कि ये पहला वाक़ा ऐसा नहीं है। इससे पहले भी ऐसे बहुत से वाक़ात हुए हैं कि जब उमर साहब भी बीजेपी में मिनिस्टर बने, उसके बाद पीडीपी और बीजेपी वाले आपस में उन्होंने हुकूमत बनाई। तो अब ये सिलसिला आपको मालूम है कि सियासत में कोई परमानेंट न दोस्त होता है न कोई दुश्मन। ऐसे बातें और भी होते रहेंगे और भी जाते रहेंगे। हकीम साहब, पीडीएफ का अलायंस से बाहर रहना जरूरी बन जाता है ये पूछना कि अब पीडीएफ की क्या राजनीति रहेगी? देखिए, हमारा एक अपना नस्बुल-ऐन है, अपना प्रोग्राम है जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से कि हम यहाँ के लोगों की बात कर रहे हैं, लोगों की बात करनी है, लोगों के जो एक्सप्रेशंस है उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में हमने जो अपना, चाहे क्या है क्या नहीं है, तो हम हर वक्त 370 35A और कश्मीर के मामलात से जुड़े हुए हैं। जो भी इसके बारे में बात करेंगे, हम उनके बाद मददगार भी हैं और सपोर्टर भी हैं। हकीम साहब, 370 और 35A को लेकर के ही, इनकी बहाली को लेकर के ही अलायंस बना था, फिर आपने फासला क्यों रखा उनसे? देखिए, इससे पहले भी आपको मालूम है कि यहाँ पर इस किस्म के काफ़ी एग्रीमेंट हुई। एग्रीमेंट का मकसद और मुद्दा सिर्फ इतना है कि यहाँ के लोगों की जो ख्वाहिशात है, मामलात है, सियासी तौर, इक़्तिसादी तौर, उनको एड्रेस करना। गोल एक है, चाहे अंदर रहे या बाहर रहे, हमें इसकी सपोर्ट करना है और सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट भी देते रहेंगे। चाहे कोई भी 370 और 35A और स्टेटहुड की बात करे, हम उनको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। लेकिन हकीम साहब, आप देखिए, पीपल्स कॉन्फ्रेंस अलहदा होगी, एक गलत इंप्रेशन नहीं किया, आप पहले से अलायंस का हिस्सा नहीं थे, पीसी ने टाटा कर दिया, तो ये जो एक प्रेशर बन रहा था गवर्नमेंट पर, उस मैं जाना नहीं चाहता हूँ कौन बना, कैसे बना, क्या बना। अगर आप पहले ही देखें कि सबू ने कहा कि इलेक्शन में हम तब तक हिस्सा नहीं लेंगे जब तक 37 और 35A और स्टेटहुड वापस ना आए, हाथ नहीं लगाएंगे। बहुत सारी बातें हुई। ज़रा मैं ज़्यादा इसमें जाना नहीं चाहता हूँ, मगर देखिए फिर पंचायत के इलेक्शन पर आ गए लोग, तो लिहाजा हमें दयानतदारी, ईमानदारी से, सियासी नुक्ता नज़र से ऊपर उठ के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की बात करनी चाहिए। चाहे वो 370 हो, 35 हो, स्टेटहुड हो, अपने अपनी सियासी नुक्ता नज़र अपनी जगह पर, मगर इज्तिमाई तौर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की बात करनी है। तो वह हमें मुतहिद होकर उसमें ये जो अज़्म समीम होना चाहिए और दयानतदारी और ईमानदारी होनी चाहिए। वक्ती तौर ये एग्रीमेंट नहीं होनी चाहिए कि मामूली मसले पर कोई बाहर आए, कोई अंदर रहे, कोई न रहे, मगर हमें उसूलों पर कारबंद रहने की ज़रूरत है
और यहाँ के लोगों की आवाज़ बनकर मुतहिद होने की ज़रूरत है। उस प्लेटफार्म का मैं हर वक्त भरपूर ताउन और सपोर्ट करता रहूँगा। पीडीएफ का क्या रद्द-ए-अमल रहेगा, क्योंकि पब्लिक ये जानना चाहती है और आपके मुंह से जानना चाहती है कि पीडीएफ का रद्द-ए-अमल क्या रहेगा? किस बारे में? ओवरऑल जो कश्मीर की सियासत है, जिस तरीके से अभी इंटरनेट बहाल किया, 4G सेवा बहाल की है, क्या आपको लगता है कि देखिए ये जो इंटरनेट का बहाल होना, और ये पहले तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि एक चीज़ जो हमसे छीनी गई वो एक आईनी तौर हमें मिली थी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने दी थी, पार्लियामेंट ने उसकी तवसीक की थी, और हमारा एक मजबूत रिश्ता अपने कंट्री दिल्ली के साथ था। उसको और मजबूत करने की ज़रूरत थी, न कि कमज़ोर करने की ज़रूरत। जिन बातों का अहादा उस वक्त किया गया, उन बताए उसमें क्या हुआ, कौन सी तरक्की हुई, कौन से मेगा प्रोजेक्ट शुरू हुई, कौन से अनएम्प्लॉयमेंट पर हमने काबू पाया, कौन सी नई चीज़ हमने लोगों को दी, किसके करप्शन की बातें हम कर रहे थे, कितना हम कर पाए। इसलिए हमें दयानतदारी, ईमानदारी से जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करनी चाहिए, और जो हमसे लिया गया वो एक आईनी तौर और एक चीज़ हमें मिली थी, कोई नई चीज़ नहीं। जितना मुमकिन हो सके जल्दी हमारी गुजारिश है मरकज़ी सरकार से भी और स्टेट से भी कि उस चीज़ को बहाल किया जाए, ताकि जो एलिनेशन बढ़ी है लोगों में, जो मायूसी है लोगों में, जिस दलदले में हम फंसे हुए हैं, हम भी तामीर तरक्की देखना चाहते हैं, इन पढ़े लिखे बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक देखना चाहते हैं, तो हर वक्त हम सियासी मामलों मसलों में उलझते रहते रहे हैं। इससे इस दलदले से हमें वापस, जबकि बज़ात खुद जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में इस बात का अहादा किया कि बहुत जल्द स्टेट को ये स्टेटहुड बाइज्जत तरीके से वापस दिया जाएगा। अब उन्होंने इतना स्ट्रगल करने के कहने के बावजूद 4G का जो किया, शुक्रिया है उसके लिए, मगर कोई नई चीज़ हमारे लिए नहीं। ब्रॉडबैंड भी चल रहा था, 2G पर भी। तो अब ये बच्चों का जो सिलसिला शुरू हुआ था ऑनलाइन, उसमें उनको दिक्कत होती थी। ये तो ठीक है, उसके लिए हम उनको वेलकम कहते हैं, मुबारकबाद देते हैं। इसलिए उससे पहले ही जो हमारी डिमांड है सारी जम्मू कश्मीर लोगों की, कि यहाँ असम्बली इंतखाबात होने चाहिए, एक अवामी सरकार मुंतखब होनी चाहिए, उसके लिए स्टेटहुड बहाल किया जाए, क्योंकि गवर्नर राज कितना भी अच्छा हो क्या हो, ये जमहूरी निज़ाम का मुतबादिल नहीं हो सकता है। जी हकीम साहब, आपने कहा कि एलिनेशन है यूथ में, एलिनेशन लोगों में, क्योंकि हमसे विशेष दर्जा छीन लिया गया। अगर एलिनेशन होती तो ये 3 सीटें क्या भारतीय जनता पार्टी जीत कर आती? देखिए, इलेक्शन आते जाते हैं, ये एक मुसलसल अमल है, इसी पर हम फैसला नहीं कर पा सकते हैं हर एक चीज़ का। ये तो एक ज़रूरत थी कि ये जो पंचायत के जो ये इलेक्शन करवाने थे, इसको अवामी सतह पर ले जाने की वो बातें हो रही हैं। अब हम देखते हैं किस ढंग से, किस तरीके से इस पर अमली जाना पहनाया जाएगा। यह अच्छी बात है, और सियासी अमल है, मुसलसल अमल है, तो इलेक्शन आते रहते हैं। मगर जो एक उसूल है, जो हमारा हक है, जो हमसे छीना गया है, इन चीज़ों से उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। हकीम साहब, जो सत्ता में पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनका ये कहना है कि जो पानी बह जाता है वो वापस नहीं आता है, घड़ी जो वक्त गुजर जाता है वो वापस नहीं आता है। लेकिन आज भी आप आवाम को एक उम्मीद दे रहे हैं कि विशेष दर्जा आपको वापस मिलेगा। क्या पॉसिबल है, संभव है? देखिए, उनके वो पार्टी का एजेंडा था, मंशूर था, उस पर उन्होंने अमल किया, उनका हक बनता था, क्योंकि हर मैनिफेस्टो में और 47 से लेकर ही उनका ये एक मुद्दा था। जब उनको मेजॉरिटी मिली तो उन्होंने तो ऐसा किया। मगर जम्मू कश्मीर एक हसास रियासत है, यहाँ के बहुत से मामलात
नाजुक तरीन है और मुख्तलिफ तरीक़ों से जुड़े हुए हैं। इसलिए इस स्टेट का दर्जा दूसरी स्टेटों के बराबर नहीं है, ये अलग है और दूसरे स्टेटें अलग है। क्योंकि आपको मालूम है, तवारीख गवाह है, किन किन मरहलों से इस स्टेट को गुजरना पड़ा और यहाँ के लोगों को कितनी मुश्किलात और कितने मामलात में उलझना पड़ा। अब उससे बाहर लाने के लिए कोई न कोई कदम मरकज़ी सरकार और रियासती सरकार को उठाना चाहे, ताकि वो जो रिश्ता हमारा कायम दायम हमेशा रहेगा, जिसके बुनियाद पर ये आईन और ये दफ़ात हमें मिल गए थे, इसको रेस्टोर करने की ज़रूरत है। चाहे हम कुछ भी करें, हुकूमतें चलते रहे, 2 साल तो गवर्नर राज चला, हुकूमत चली, सारे मामला चले, मगर जो चलना था वो नहीं चल पाया। लोगों को दिल जीतना, लोगों के मसाइल हल करना, जमहूरी निज़ाम को कायम करना, वो अलग बात है। इसलिए अगर हम उस दलदले से वापस बाहर आना चाहते हैं तो इन मरकज़ी सरकार को अलसर नौ गौर करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों की जो एलिनेशन बढ़ी है और जो दूरियां हुई है, जिस दलदले में फंसे हुए हैं, उससे बाहर आने के लिए बहुत जल्द ऐसे इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। हकीम साहब, आपने कहा कि इंतखाबात होने चाहिए, विधानसभा के इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन विधानसभा के इलेक्शन के लिए डिलिमिटेशन कमेटी की रिकमेंडेशन आना ज़रूरी है, कमीशन की रिकमेंडेशन आना ज़रूरी है। दूसरा, जनगणना सेंसस भी ज़रूरी है। क्या ये पॉसिबल है कि इस साल इलेक्शन हो सकते हैं अगर सरकार चाहे? उसके बहुत पहले जो ये डिलिमिटेशन कमीशन बना, तो उनको चाहे कि वो मुकर्रर वक्त में इसका बंदोबस्त करे, तेज़ी से काम शुरू करे, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने नामजद तो किया है कमीशन, इसलिए उनको चाहे कि वो वक्त मुकर्रर पर काम करके, क्योंकि ये पहले ज़रूरी है कि अगर कुछ सीटें बढ़ानी हैं और उसके लिए सेंसस की ज़रूरत है, उसके लिए इस एक्सरसाइज की ज़रूरत है, कमीशन को काम करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है अगर वो करे तो बिल्कुल वो टाइम इसमें कवर होता है, वो कर पाएंगे। अगर विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं, पॉपुलर गवर्नमेंट आती है, तो स्वाभाविक सी बात है राज्यपाल शासन हो या एलजी का टेन्योर हो, लेकिन कहीं ना कहीं पॉपुलर गवर्नमेंट की बड़ी ज़रूरत होती है। आपने कहा एलिनेशन है, अगर पॉपुलर गवर्नमेंट आती है, अच्छे तरीके से इलेक्शन होती है, और क्या ये एलिनेशन खत्म हो सकती है? बिल्कुल, देखिए, एक विशेष दर्जा नहीं मिलता है, असेंबली होनी चाहे, और जी एक असेंबली को ये इख्तियार है कि वो लोगों के हित के बारे में सियासी तौर, समाजी तौर, इक़्तिसादी तौर हर मामले में सोच विचार कर सकते हैं और हल ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी बन गया है उस 5 अगस्त 2019 के बाद। 2019, जी। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब, धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।